मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटे में 496 नए केसेस सामने आ गए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,93,261 तक जा पहुंची। मजीद 9 अमवात के बाद जाम हक अफराद की तादाद 6,244 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 10,188 रह गई। सेहतियाब मरीजों की तादाद भी 2,76,829 हो गई। दो दिन की बारिश, कराची से बरसाती पानी ना निकाला जा सका। सड़कें गंदे नालों में तब्दील। हर तरफ बदबू और गंदगी के ढेर। वबाई अमराज फूटने का खदशा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पैदल चलना भी मुहाल। सरजानी टाउन के घरों में ताहाल बरसाती पानी मौजूद। महकमा मौसमियात ने आज और कल ज्यादा शिद्दत के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। से लेके गोदरा तक ये नाले पे तजावुज़ात कायम हैं, जिनकी वजह से ये सारा नाले का पानी बाहर रोडों पे है। मार्केट के अंदर लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, ना कोई जिम्मेदार आ रहा है यहाँ पे। डूबे हुए छतों पे चढ़ के बैठे हुए, कोई लाइट का इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। कचरा, मक्खियां, डूबी सड़कें और गंदा पानी, ये है मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की कहानी। मुख्तलिफ इलाकों में नाले उबल पड़े, घर गंदे पानी में डूब गए। मलीर नदी में तुगयानी के बाद कोरंगी कॉजवे और रोड ताहाल बंद। शादमान टाउन के मकीनों का एहतजाज। कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा। सूबाई वजीर शहला रजा को नागिन चुरंगी जाना महंगा पड़ गया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मेयर कराची ने नया सूबा बनाने का मुतालबा कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं जिला के माड़ी बनाते वक्त किसी से भी मशवरा नहीं किया गया। अगर आइन में गुंजाइश मौजूद है तो फिर सूबा बनाया जाए। विफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा सिंध हुकूमत कराची के साथ सोतेलू जैसा सलूक कर रही है। शहरियों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया जा रहा है। कराची के 7वें जिला पर एतराज करने वाले तासुब फैला रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जवाब। निसार खोड़ो कहते हैं परवेज मुशर्रफ के दौर में कराची को 18 टाउन्स में तकसीम किया गया, तब MQM उनके साथ थी। अब एतराज किस बात का है? नए जिला पर लिसानियत की बातें करना समझ से बालातर है। अफगान तालिबान का 7 रुकनी वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँच गया। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आला हुक्काम ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द अफगान धड़ों के दरमियान मुफाहमती अमल के हवाले से पाकिस्तानी क़यादत से बातचीत करेगा। अफगानिस्तान में अमन अमल में हालिया पेशरफ्त, दोनों हमसाया ममालिक के माबैन बाहमी ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आएंगे। इमरान खान इस्लामी दुनिया के मैन ऑफ द ईयर करार। उर्दन के इस्लामी तहकीकाती इदारे ने 562 तरीन मुसलमानों की फहरिस्त जारी कर दी। इमरान खान की शख्सियत को करिश्माती कहा गया। खेलों, समाजी और सियासी शोबे में खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुफ्ती तकी उस्मानी इस्लामी दुनिया की सबसे बाअसर शख्सियत, पहले नंबर पर मौजूद। आयतुल्लाह खामनाई का दूसरा नंबर, शेख मोहम्मद बिन जैद अन नहान का तीसरा नंबर। लेकिन ये नहीं था कि ये जो ऊपर से लैंडस्लाइडिंग वाला सिलसिला, ये तो हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। यहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि ये भी होगा। तो मुझे जाहिर है कि बेटा मेरे साथ था और मैं बार बार मेरा जी चाहता था कि मैं वापस चला जाऊँ। ये अगर इसी तरह, क्योंकि रास्ता भी बहुत बाकी था, जब हम आगे गए हैं, चिलास तक गए हैं, अभी बहुत था, रायकोट आना वगैरह वगैरह। तो मैं आई वॉज टेरिफाइड। मुझे याद है मेरा दोस्त सफरनामा निगारी है अख्तर मोमोन का, तो वो मुझे कहने लगा कि यार मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है, तुमने तो वो बड़ा खौफनाक मंजर बांधा। वो इतनी ख़तरनाक तो नहीं है शायराए कराकरम। मैंने कहा तुम इस तरह करो कि तुम अपने छोटे बेटे के साथ सफ़र करो और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो ख़तरनाक है नहीं, क्योंकि वो ख़तरा जितना भी होता है वो मतलब बच्चे के लिए होता है, आपके लिए नहीं होता। तो वो पहले बड़ा, उसके बाद भी मतलब शायराए कराकरम इज़ नेवर एक कंफर्टेबल रोड। सही, उसमें जो कहते हैं ना धड़का लगा रहता है किसी
आप जब नीचे देखते हैं, खास कुछ पोर्शंस तो ऐसे हैं कि उसमें ना ही देखा जाए तो अच्छा है। सड़क छोटी है जी। और मेरा ख्याल है कि कंपैरेटिवली इतने ज़्यादा हादसे नहीं होते जितने हो सकते हैं। कॉम्पिटेंट ड्राइवर्स हैं जो। आपके जितने भी सफ़रनामे हैं बाद में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, आपकी जितनी मुहिम्मात हैं उनमें आपकी शाम हमेशा बिशाम में आई, और मोस्टली आपकी बुक्स में एक चैप्टर मिलता है शाम हमेशा बिशाम में आती है, और बिशाम के साथ आपका एक और ही मोहब्बत के किस्सा है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब पहली दफ़ा आप कराकोरम हाईवे गए थे तो पहली दफ़ा बिशाम जब आपने देखा था तो वो बिशाम कैसा था? वो बिशाम हम सिर्फ लंच के लिए या चाय वाय के लिए ठहरे। वही बोतलें थीं और चाय के एक दो होटल थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है। मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि पीटीडीसी मोटल उस वक्त था या नहीं, मेरा ख्याल है नहीं था। अगर वो था तो वो मेंशन मुझे किसी ने बताया नहीं। कि बाद में तो पीटीडीसी मोटल बिशाम के लिए ही मैं सफ़र करता था नॉर्थ का। हुंजा दास्तान में एक जगह पे आप जब शंग्रीला पहुंचते हैं, गो कि आपका ये सारा सफ़र गिलगित तक आपने कोई नाइट स्टे नहीं किया, लेकिन चिलास में आप नाइट स्टे करना चाहते थे और शंग्रीला चिलास में आप गए, तो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था कि क्या ये शंग्रीला होटल उस वक्त भी मौजूद था चिलास में? बिल्कुल, वो इसलिए मुझे याद है कि जो मुसाफिर थे उन्होंने कहा कि जी हम इतने पैसे लेंगे और एक कमरे में 3 या 4 से ज़्यादा मुसाफिर नहीं ठहर सकते। उनके अपने असूल थे। तो वो बेशतर मुसाफिर जो थे वो वहाँ के थे, गिलगित वगैरह के ही थे, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतने पैसे। तो हम नीचे उतरे, बाकायदा उसके अंदर भी गए, तो एट दैट टाइम इट वाज देयर। बिल्कुल था। आपने जिक्र किया है कि चिनार इन कौन सा होटल है तार साहब जो उस वक्त था गिलगित बल्तिस्तान में? जी हाँ, ये पीटीडीसी है, पुराना स्ट्रक्चर जो था, जो राइट हैंड पे है, डाइनिंग रूम। और वो जो था ना, जिस तरह पुराने अंग्रेज़ों के सफ़रनामों में वो जब सफ़र करते हैं तो एक अजीब से पहाड़ी शहर में जाते हैं और वहाँ पे एक कुछ सराय होती है। बिल्कुल। और उसके कमरे कंफर्टेबल हैं, वहाँ खाना भी, वो इस किस्म की उसमें फीलिंग थी चिनारिन में एट दैट टाइम। छोटे कमरे थे, फैसिलिटी सारी थी, लेकिन मतलब उसका डाइनिंग रूम मुझे अब तक याद है कि वहाँ ज़्यादातर गोरे सयाह होते थे, पाकिस्तानी तो होते नहीं थे। और वो जो वेटर थे वो बहुत कॉम्पिटेंट थे, और एक ख़ास एटमॉस्फेयर था चिनारिन का उन ज़मानों में। मतलब है कि अभी टूरिस्ट का वो रश शुरू नहीं हुआ था जिसने हर शहर को कमर्शलाइज कर दिया। जबरदस्त। अच्छा, हुंजा दास्तान में 2 कैरेक्टर्स, और स्पेशली जो एक जीएम बेग वाला कैरेक्टर है वो बहुत मजबूत किरदार है, और जीएम बेग के साथ आपकी पहली मुलाकात जो है वो वहाँ पे होती है गिलगित में उनकी दुकान पे। तो जीएम बेग जो है उनका जो जिस तरह आपने तफसील से उनका जिक्र किया है, और वो जिस तरीके से हमें एक दानिश्वर लगते हैं, मतलब किताब से मोहब्बत करने वाले, तो ये जीएम बेग के हवाले से हम पूछना चाह रहे थे आपसे कि वो आपके साथ उनकी दोस्ती रही। देखिए जी, मेरे वाहिद जो कनेक्शन थे ना गिलगित में वो जीएम बेग थे। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि जीएम बेग तक रसाई मेरी कैसे हुई या हमारी खत किताबत कैसे हुई, अब मैं ये भूल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जो पहला काम हमने किया चिनारिन में, सुबह सवेरे हमने वो पुराना सा बाजार था, पुराना बोर्ड लगा हुआ था जीएम बेग एंड सन्स, और वहाँ पे बेग साहब बैठे हुए थे। पुरानी खालें थी कोई, मतलब उनकी पता नहीं जानवरों की, और पुराने ढांचे थे, कोई ढालें थी, एंटीक्स थी, पुराने नक्शे थे उनके पास, पुरानी किताबें थी, और वो कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे कारोबार में। वो उनमें मगन रहते थे, गोरे आते थे, उनसे इंफॉर्मेशन लेते थे। बल्कि हुंजा दास्तान में जो हुंजा की तारीख है वो सारी जीएम बेग से। जी। तो जीएम बेग मेरे, जिनका इकराम बेग उनका बेटा, इनाम बेग भी, ये सारे फिर बाद में मेरे दोस्त रहे। लेकिन जीएम बेग बड़ी शानदार, एक टिपिकल पुराना हुंजा जो था उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, जो सीधे होके चलते थे, टोपी पहनते थे, ज़रा मतलब है कि आवाज़ लुकनत नहीं थी, लेकिन एक ख़ास अंदाज था उनका बोलने का, और बेहद मेहरबान किस्म की शख्सियत। और क्योंकि हमने उस किस्म के कैरेक्टर देखे नहीं हुए थे, हम पंजाब में या सिंध में मुख्तलिफ कैरेक्टर जी, उनका बिल्कुल एक अलग एटीट्यूड था टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स लैंडस्केप, सारा कुछ। और इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, जी जी,
कि मैं आपको बता दूं कि PIA का एक जहाज़ जो था गिलगित से जा रहा था इस्लामाबाद, बिल्कुल। तो जो लापता हो गया, जी, जी, जी। GM बेग वॉज वन ऑफ द पैसेंजर्स उस जहाज़ में। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें हैरत की बात यह है कि उस जहाज़ को कैप्टन जुबैर चला रहे थे, जी जी जी। जिनसे मैं वाकिफ़ था, और उनके साथ क्योंकि वो भी पहाड़ों के शहदाई थे। बिल्कुल। थर्सडे को मेरी उनके साथ मुलाकात थी इस्लामाबाद में, और ट्यूसडे को मैंने अखबार पढ़ा तो उनका जहाज़ क्रैश हो गया था। क्रैश से मुराद है वो गुम गया। जी। तो GM बेग भी उसमें थे। सर, हम आपकी खुशी के लिए GM बेग के बेटे इकराम बेग का हमने एक इंटरव्यू लिया है छोटा सा, वो आपको सुनाते हैं, क्योंकि इकराम बेग के साथ आपका भी ताल्लुक रहा और उनके वालिद के साथ तो यकीनन आपका बहुत ही गहरा ताल्लुक और मोहब्बत रही। मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब से मेरे वालिद मरहूम GM बेग की गहरी रफाकत थी। तारड़ साहब जब भी गिलगित तशरीफ लाते थे तो वो ज़रूर मेरे वालिद साहब से मिलते थे। मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब से मेरी भी गहरी रफाकत है। वो हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम दोस्त हैं। 1986 में जब वो गिलगित तशरीफ लाए तो उन्हें फेरी मेडो ट्रिप पर भी भेजा था, जिसके बारे में उन्होंने अपना सफ़रनामा नंद पर्वत की कहानी में जिक्र भी किया है। तारड़ साहब के गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस यहाँ के लोगों से एक खुसूसी लगाव व मोहब्बत है। हम उनका बेहद मशकूर हैं। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि एक आबशार का आपने जिक्र किया है कि गिलगित से निकलने के बाद 1 घंटे के बाद एक आबशार आती है, वहाँ पे एक कारवां सराय होता है। तो बिल्कुल एक यूँ समझिए कि एक तहकीक के लिए मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी वाली आबशार थी। मतलब 2 आबशारें आती है, एक गुरु में है और एक रहीमाबाद में है। अगर वो बहुत ज़्यादा पानी थे और इकट्ठे थे तो वो रहीमाबाद की आबशार थी, और अगर वो स्ट्रीम्स थी और नदियाँ सी यानी ऊपर से आ रही हैं छोटी छोटी, तो वो फिर ये गुरु होगा। तो ये कौन सी वाली आबशार हो सकती है? नहीं, वकार बात ये है कि जब आप पहली मरतबा किसी भी लैंडस्केप में जाते हैं